जय हिंद। हम लोग क्लास एट की ज्योग्राफ़ी कवर कर रहे हैं। ठीक है, क्लास एट की ज्योग्राफ़ी कवर कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग आज दूसरी अध्याय देखेंगे। ठीक है, दूसरी अध्याय देखेंगे। देखिए, इसमें भूमि, मृदा, जल और प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज बेहतरीन ढंग से देखेंगे। इससे पहले जो पहला चैप्टर था, ठीक है, चैप्टर पहला जो था, ठीक, वो संसाधन के बारे में, तो हम लोग संसाधन के बारे में जान गए थे। ठीक है, आज जो वन्य जीवन संसाधन के बारे में हम लोग देखेंगे। मृदा, भूमि, जल, प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, हम लोग कहानी के तहत आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ कह रहा है कि अफ्रीका जो है ना, अफ्रीका में एक जगह है तंजानिया। ठीक है, तंजानिया के एक छोटे से गांव में, ठीक है, छोटे से गांव में अम्बा नाम की एक व्यक्ति थी। ठीक है, अम्बा नाम की एक व्यक्ति है। ठीक है, वो पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है, मैंने सकेरी उठती है, और वो उसे क्या करते हैं, बहुत दूर जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है? बहुत दूर। ठीक है, यानी उसके घर से बहुत दूर जाना पड़ता है, और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है, यानी देर के, यानी बहुत घंटों या बहुत समय के बाद वो वापस आती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में क्या करती है, घर के कार्यों में अपनी माँ को हाथ बढ़ाती है, यानी घर के कामों में। ठीक है, और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। वो अपने भाइयों के साथ भी अपने हाथ को बढ़ाती है, यानी भाइयों के साथ क्या करती है, वो कामों में हाथ बढ़ाती है। ठीक है, वो उसके पूरे परिवार जो है, ठीक है, उसके पूरे परिवार, उनके पास छोटी झोपड़ी के चारों ओर क्या है, चट्टानी भूमि का एक भाग है। उनके जो परिवार के पास जो है, ठीक है, उनके छोटी से क्या है, चट्टानी भूमि का एक भाग है। अम्बा के जो पिता है, ठीक है, वो कठिन परिश्रम के बाद कुछ माका और सेम की उगा ही पाते हैं, यानी जो फसल के काम करते हैं उनका पिताजी। ठीक है, तो कुछ माका और सेम की ही उगा पाते, फिर उनके परिवार के साल भर के ये क्या होता है, भोजन के लिए प्राप्त नहीं है। ठीक है, भोजन के लिए प्राप्त नहीं है। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि पीटर जो है न्यूजीलैंड में, ठीक है, एक भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहाँ उसका परिवार क्या है, ऊन प्रक्रम करने का कारखाना चलाता है। ठीक है, उनका एक कारखाना है। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है, तो अपने चाचा के अपने भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। यानी जब भी वो स्कूल से लौटता है, तो हमेशा वो अपने चाचा को किसके साथ देखता है, अपने भेड़ों के साथ या काम करते हुए देखते हैं। ठीक है, उनका भेड़ों का बहुत बड़ा क्या है, बहुत बड़ा दूरी पर एक पहाड़ियों से लगा हुआ एक क्या है, विस्तृत घास के मैदान भी स्थित है। ठीक है, एक घास का मैदान है। वह न्यूनतम औद्योगिक का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से क्या करते हैं, वो प्रबंध किया जाता है। पीटर परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाते हैं। कहते हैं जैविक कृषि जो है, ठीक है, जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाते हैं उनका चाचा पीटर का। ठीक है, तो आम्बा और पीटर जो है, ठीक है, आम्बा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों से आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं, दो विभिन्न स्थानों से आते हैं, और उसके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह विभिन्नता भूमि की क्या है, गुणवत्ता है। ठीक है, यानी जैसे प्राकृतिक जो चेंज होता है, हर जगह का मिट्टी अलग होगा, हर जगह का क्या होगा, वायु अलग होगा, हर जगह का वन्य जीवन अलग होगा। ठीक है, कृषि अलग होगा, रहन सहन अलग होगा। ये किस पर निर्भर करता है, वहाँ का वातावरण, यानी वहाँ का टेम्परेचर भी अलग होगा। ठीक है, तो वहाँ क्या है, वहाँ भूमि भी अलग है, गुणवत्ता भी अलग है, मृदा भी अलग है, जल भी अलग है, प्राकृतिक भी अलग है, वनस्पति प्राणी, ये सब क्या है, एक भिन्न पाए जाते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए अम्बा के यहाँ क्या है, पूरा फसल उगाने के लिए प्राप्त ज़मीन नहीं है, भूमि नहीं है। लेकिन एक पीटर के पास बहुत सारा भी खेती करने में एक ज़मीन भी है। ठीक है, यहाँ देखिए, विश्व का 90% जो जनसंख्या है, भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। कितने पर? 30% से 70% भाग भूमि पर है, या तो विरल जनसंख्या या निर्जल है। ठीक है, इसे याद आप रखेंगे। देखिए, हम लोग भूमि के बारे में आज पढ़ते हैं। ठीक है, किसके बारे में? भूमि के बारे में, कि भूमि क्या है। देखिए, सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में क्या है, भूमि भी शामिल है। ठीक है, भूमि क्या है, एक महत्वपूर्ण संसाधन भी है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल भाग पर कितना प्रतिशत भूमि है?
30% भूमि ही है। कितने टोटल में कितना है? 30% भूमि है। ठीक है, यही नहीं, इससे थोड़े से प्रतिशत के भी सभी क्या है, भाग आवास योग्य नहीं है, यानी इस पे पूरा भी भाग पे आवास यानी रहने योग्य भी नहीं है। ठीक है, मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न क्या है, लक्षणों के कारण विश्व विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है, यानी अलग अलग जलवायु के अलग अलग लोगों अलग अलग क्या है, जनसंख्या पाए जाते हैं। ठीक, जैसे ऊबड़ खाबड़, स्थलाकृति, पर्वतों, तीव्र ढाल, जलाक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र में मरुस्थल क्षेत्र एवं संघन वन क्षेत्र सामान्य विरल अथवा निर्जल है। ठीक है, यानी हर जगह का चेंजिंग है, कहीं पहाड़ है तो कहीं ऊबड़ खाबड़ है तो कहीं स्थलाकृतियाँ है तो कहीं ढाल है। ठीक है, ये क्या है, एक इसी तरह से क्या है, एक भूमि का एक बिखराव हुआ है। ठीक है, तो सब जगह एक सेम नहीं है। ठीक है, सब जगह अलग अलग है। जैसे भारत की अगर बात करें तो भारत की दक्षिणी भारत की कुछ अलग है, उत्तर भारत की कुछ अलग है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर की अगर बात करेंगे तो वहाँ के कुछ अलग है। ठीक है, तो ये क्या है, एक मौसम के ऊपर निर्भर है। ठीक है, कह रहा है कि उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसीलिए यह स्थान विश्व में संगम बसे क्षेत्र है। हाँ, ये क्या है, नदी के किनारे बसे जो जनसंख्या है वहाँ उपज मिट्टी है। ठीक है, और वहाँ जनसंख्या अधिकांश बसे हुए है। देखिए, भूमि का उपयोग क्या है, भूमि का उपयोग। ठीक है, भूमि का उपयोग, भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। बहुत सारे कार्य के लिए भूमि का उपयोग करते हैं, जैसे कृषि करना, वानिकी करना, खनन करना, सड़कों और उद्योगों की स्थापना करना। ये सब क्या है, एक साधारणता है भूमि के जो उपयोग है। भूमि उपयोग हम लोग इसी को कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, भूमि उपयोग हम लोग इसी को कहते हैं। क्या आप आंबा और पीपल के परिवार की भूमि का उपयोग विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? देखिए, आंबा और वहाँ के जो क्लाइमेट था, ठीक है, वहाँ क्लाइमेट और भूमि का जो वहाँ का जो भेदभाव अंतराल था, ठीक है, वहाँ बहुत भिन्न था। ठीक, पीटर का एक परिवार जो था जैविक क्रियाओं द्वारा क्या करते थे, कृषि करते थे या सब्जी उगाते थे, जबकि ऐसा आंबा के पास नहीं होता था। ठीक है, देखिए, भूमि का जो उपयोग है, ठीक है, भूमि का जो उपयोग है भौतिकी कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा? भौतिकी कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता मानवीय कारक है। क्या है? मानवीय कारक है। देखिए, स्थलाकृतियाँ भी, मृदा भी, जल भी और खनिज, और जलवायु और खनिज और जल की उपलब्धता क्या है? मानव कारक है, मानवीय कारक है। जैसे कि जनसंख्या और औद्योगिक भी भूमि उपयोग प्रतिदिन के महत्वपूर्ण निर्धारक है। सबका क्या है? एक निर्धारित समय है। ठीक है, ये सब क्या है? देखिए, स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। कितने में? दो में। एक है निजी भूमि और सामुदायिक भूमि। किसके? स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, मिट्टी के आधार पर नहीं, स्वामित्व के आधार पर भूमि को दो भाग में, एक निजी भूमि और दूसरा सामुदायिक भूमि। ठीक है, निजी भूमि व्यक्तियों को स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे चारा, फसलों, नट या औषधि बूटियों को एकत्रित करना, इस सामुदायिक भूमि का क्या है? एक साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। यानी जैसे आप देख लीजिए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा का ज़मीन जो क्या है, एक सामुदायिक भूमि है। ठीक है, क्या है? एक सार्वजनिक भूमि है जो सबके काम आ सकते हैं। ठीक है, जैसे नहर की पानी, ठीक है, नदियाँ की पानी, ठीक, ये सब क्या है? एक सार्वजनिक है। तो सार्वजनिक में इसी तरह क्या है, स्वामित्व भूमि यानी जो सामुदायिक भूमि बताया उसके ऊपर ये बता रहा है। ठीक है, देखिए, जनसंख्या, जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है। ठीक है, जनसंख्या और उनकी मांग क्या है? बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। यानी इसके कहने का मतलब है कि जनसंख्या बढ़ाई और घटाई जा सकती है। ठीक है, ये जनसंख्या की मांग भी रहती है और जनसंख्या के कम करने का भी मांग रहती है, दोनों का मांग रहती है। लेकिन भूमि एक सीमित है। भूमि क्या है? भूमि एक सीमित संसाधन है, ये खत्म भी हो सकता है। ठीक है, स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता क्या है? अंतर होता है। ठीक, लेकिन इस बात को लोग नहीं समझेंगे। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में क्या है, घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विवेक भूमि का विस्तार करने के लिए अनधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि का उपयोग क्या रहा है? दुरुपयोग हो रहा है। जैसे जनसंख्या बढ़ेगा, जो यहाँ कह रहा है कि
जो सामुदायिक भूमि था, जो चारा के लिए, औषधि के लिए या फलों फूलों के लिए क्या था, एक जगह रखा हुआ था जिस पे वृक्ष लगा हुआ था। अब लोग उसको जनसंख्या बढ़ा ना, तो लोगों ने क्या किया, उस चीज़ को, ठीक है, नष्ट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे वहाँ के वृक्ष को काटना स्टार्ट किया और वहाँ क्या ज़मीन, ठीक, क्या किया, एक कृषि के रूप में देना शुरू किया, ठीक, या घर बनाने के रूप में दिया, ठीक है, या नगर बसाने के लिए या व्यापार करने के लिए कोई स्थान बनाया गया। तो ये जितने भी चीज़ भूमि को उपयोग में ला रहे हैं, वो धीरे-धीरे हम लोग क्या हो जाएगा, नष्ट हो रहा है, ठीक। जैसे प्रति रूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में क्या है, सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाता है, ठीक है। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधित गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नलिखित भूस्खलन या मृदा अपरदन, मरुस्थलीय अपरदन के लिए प्रमुख खतरा है। ये सब क्या है, इसको अगर रोका नहीं जाएगा ना, तो ये क्या एक तरह से खतरा है। देखिए एक चित्र में आपको समझाया गया है। यहाँ देखिए पहला में बता रहा है कि छोटा सा एक घर है, जहाँ पे एक छोटा सा एक रास्ता गया है, ठीक है, और यहाँ फसल भी कर रहे हैं, यहाँ बहुत सारे इतना फैली जगह है। लेकिन अगर दूसरे फोटो में देखा जाए तो यहाँ कुछ परिवर्तन हुआ है, ठीक है, यहाँ घर बन गया है, यहाँ थोड़ी चौड़ा रोड कर दी गई है, ठीक है, लेकिन यहाँ फसल अब बहुत कम हो रहा है, ठीक है, और बहुत सारे नेटवर्क के भी लाइन और बिजली के खंभे लगा दिए गए हैं, ठीक है, और घर भी बस गए हैं। तीसरे में आपको कह रहा है, ठीक है, तीसरे में देखिए, तीसरे में आपको कह रहा है कि यहाँ देखिए, यहाँ पे जो कृषि के कार्य हो रहे थे, यहाँ बंद हो गए, ठीक है, ये सारा घर बन गया अब, ठीक है, सारा घर बन गया, थोड़ा सा है जो वृक्ष उृक्ष यहाँ लगाया है, लेकिन कृषि का काम यहाँ खत्म हो गया। चौथे में देख रहा है कि यहाँ पे टोटल ख़त्म हो गया है। तो हमें जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा, ठीक है, जिससे समाज बेहतरीन ढंग से जी सके और आगे बढ़ सके, क्योंकि हर एक चीज़ का, प्राकृतिक चीज़ का सीमित है, वो बढ़ाया और घटाया नहीं जा सकता है, बल्कि उसको सेव किया जा सकता है, ठीक है। देखिए भूमि संसाधन का संरक्षण, यानी भूमि को हम लोग किस तरह से बचा सकते हैं, ठीक है। बढ़ती जनसंख्या, ठीक, पहले बात तो है बढ़ती जनसंख्या की हमें रोक लगानी होगी। इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि उपयोगी भूमि का बड़े पैमाने पे क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है, ठीक। इसी से प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसीलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य रोकना चाहिए। हमें इस पे क्या होना चाहिए, रोक लगाना चाहिए जनसंख्या पे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों पे हमें रोक लगानी चाहिए, ठीक है। भूमि उदार रासायनिक कीटनाशकों के और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके भी हैं। यानी जैसे हम लोग फसल भी कर रहे हैं तो कीटनाशक दवा भी डाल दे रहे हैं, जैविक कृषि कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है, बहुत तरह के कीटनाशक दवा डाल रहे हैं, उसमें बहुत सारे चीज़ जो उर्वरता के लिए फ़ायदा था वो सब चीज़ नष्ट हो रहा है, तो भूमि भी हमारा क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। ऐसी नष्ट से क्या होगा, हमारा समाज में भी प्रभाव पड़ेगा, ठीक, उपजा नहीं होगा, पेड़ पौधा नहीं लगेगा, बारिश नहीं होगा, ठीक है, ये सब तरह से क्या होगा, हम लोग समाप्त हो जाएंगे धीरे धीरे। जैसे सिंधु सभ्यता का कहानी एक बन के रह गया, इतिहास बन के रह गया, उसी तरह हम लोग भी बनकर रह जाएंगे। देखिए मृदा पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार जो कण होते हैं, ठीक है, और उनकी पतली परत जो होता है मृदा कहलाती है, क्या है, मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है, क्या है, भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्तर रूप मृदा के प्रकार को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों से होता है, ठीक है। यह एक आपको भूस्खलन के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, कि भूकंप और ज्वालामुखी के साथ ये घटित होते हैं। लंबे समय तक क्या है, भारी बारिश होने से भूस्खलन भी होता है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा रोक कर इसको पढ़ लेंगे, ठीक है, ये समझाया गया है, ठीक, भूस्खलन क्या है और भूस्खलन से रोकने की विधि भी बताई गई है, क्रिया विधि, ठीक है। देखिए यह एक मिट्टी का जो परत बताया गया, ठीक है, क्या है, मिट्टी का परत। पहला जो है जनक चट्टाने बताया गया है, क्या है, जनक चट्टाने। दूसरा पे बताया अपक्षयित चट्टानी पदार्थ। तीसरा पे बालू गाद कले तथा सॉरी बालू गाद कले के साथ उप मृदा भी है। और ऊपर वाला क्या है, हुमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा। ऊपरी वाले क्या है, फसल भी है, ठीक है। देखिए केवल 1 सेंटीमीटर मृदा जो बनता है,
ठीक है। बनाने में इसको सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। कितने? सैकड़ों। 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में कितना समय लगता है? सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। हम लोग इसी तरह नष्ट कर देते हैं, ठीक है। बंजर बन जाएगा सारा के सारा ज़मीनें। तथा भूमि पर पाए जाने वाले क्या है? खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया में माध्यम से बनती है। खनिज और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को क्या करते हैं? उपजाऊ बनाते हैं, ठीक है। तो हम मृदा को उपजाऊ के बारे में हम बहुत बढ़िया से इससे पीछे वाला क्लास में आपको बता दिए थे, ठीक है। देखिए यहाँ मृदा के रूप दिया है, ठीक है। मृदा का रूप दिया है। देखिए यहाँ पे दे रहा है जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है। बात सही है। समय मृदा परीक्षण की मोटाई को निश्चित करता है, ये भी है, ठीक। वनस्पति जात और प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है। उच्च तुरंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करता है। जनक सेल रंग गठन, रासायनिक गुणवत्ता, खनिज मात्रा को निर्धारित करती है, ठीक है। ये सब क्या है? एक मृदा का रूप बताए। मृदा को प्रभावित करने वाला कारक है। मृदा को क्या है? प्रभावित करने वाला कारक है। यानी मृदा को एक तरह से आप कह सकते हैं कि नष्ट भी करने का एक प्रचलन लगाया जा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मृदा के कारक बताया गया। कितना है? मृदा का कारक, मृदा का निर्माण के कारक, यानी मृदा का जो निर्माण का कारक है उसके बारे में, ठीक है। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जैल सेल है, जो हम आपको जैल सेल के बारे में बताएंगे, जो सबसे निचले वाला भाग है, ठीक है। स्वरूप और जलवायु कारक है। क्या है? जलवायु कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति है। क्या है? स्थलाकृति है। जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय अलग अलग स्थानों में भिन्न भिन्न है। हम आपको क्या बताते हैं शुरू में कि जो क्लाइमेट के हिसाब से जो बटे हुए हैं, हर जगह के भूमि उबड़ खाबड़ है, ठीक है। तो मृदा के निर्माण जो संगठन में है ना, ठीक है, संगठन में लगा समय जो है अलग अलग स्थानों में क्या है? ये भिन्न भिन्न है, अलग अलग भिन्न भिन्न है, ठीक है। यह देखिए भारत में मिट्टी की प्रकार देखिए, जलोढ़, काली, लाल, लैटराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की मृदा हो सकती है। विभिन्न प्रकार की मृदाओं की एक मिट्टी एकत्रित कीजिए और निरीक्षण कीजिए वे किस प्रकार के एक दूसरे से भिन्न है, ठीक है। हर जगह का आपको भिन्न मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा बात नहीं है। देखिए मृदा का निमीकरण और संरक्षण के उपाय, ठीक है। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं, ठीक है। अपरदन यानी काट छाट करना, क्षीणतन और मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं, ठीक है, जो हम लोग नष्ट कर देते हैं उसके बारे में, ठीक है। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही क्या है? मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही क्या करते हैं? ये कारकों से मृदा का नियमीकरण हो सकता है, ठीक है। मृदा के नियमीकरण में सहायक कारक एल्मुनियम, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है, ठीक है। हमें इसे रोकना होगा। जैसे यहाँ बताया ना कि अपरदन यानी काट छाट, क्या है? अपरदन यानी काट छाट, और छींदन यानी हम मृदा को किस तरह से नष्ट करते हैं, एक तरह से कीटनाशक के बारे में बताया रहा है, ठीक है। तो ये समझ गए। मृदा संरक्षण की कुछ विधियाँ निम्न प्रकार की होती है, ठीक है, कि मृदा संरक्षण कैसे, यानी मिट्टी को कैसे रोका जा सकता है, उर्वरता मिट्टी को, ठीक है। पहला है मल्च बनाना। क्या है? मल्च बनाना। पौधे के बीच, ठीक है, किसके बीच? पौधों के बीच अनावर्तित भूमि जैव पदार्थ जैसे घास भूसा से ढक दी जाती है, जिससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है, यानी नमी बनी रहती है। जैसे यहाँ एक पेड़ है, ठीक है, जैसे यहाँ देखिए यहाँ एक पेड़ है, ठीक, और यहाँ भी एक पेड़ है, ठीक है, यहाँ भी पेड़ है। इसके बीच जो है, जो मिट्टी है, नमी ना खराब हो जाए, नमी ना ख़त्म हो जाए, इसलिए यहाँ घास भूसा रख दीजिए कि नमी बरकरार रहेगा। क्या है? नमी बरकरार रहती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मल्चा बनाना। क्या बनाना? मल्चा बनाना, ठीक है। यहाँ आपको बताया गया है। वेदिका के बारे में हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है। यहाँ वेदिका के बारे में भी दिया है। देखिए वेदिका फॉर्म,
चौड़े समतल सोपान या वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो। जैसे पर्वत पे जो खेत देखते हैं ना, सीढ़ी की समान जो संरचना बनाई जाती है उसी को हम वेदिका कहते हैं। वो इसलिए बनाया जाता है कि उर्वरता को रोक सके, ठीक है, मिट्टी को रोक सके, बहाव में मिट्टी चला ना जाए, अपर्दन ना हो जाए, इसलिए उसे बनाया जाता है वेदिका को, ठीक है। यह समोच्च रेखीय जुताई। ये देखिए समोच्च रेखीय जुताई क्या है, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर क्या करते हैं, जुताई ढाल से नीचे बहते हैं, ठीक है, जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोधक का निर्माण करती है। यानी खीरी बाई खीरी बना दिया जाता है, ठीक है, और खीरी बाई खीरी जब बना देते हैं तो जल एक दूसरे पर धीरे धीरे गिरता है, ठीक है, क्या होता है धीरे धीरे, तो मिट्टी को बरकरार रखता है, ठीक है। ये रक्षक मेखलाएँ क्या है, देखिए तटीय प्रदेशों में, ठीक, कहाँ, तटीय प्रदेशों में और शुष्क प्रदेशों में, ठीक है, तटीय प्रदेशों में और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए, पवन का जो गति है उसको रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं, वृक्ष कतारों में, ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके, यानी मृदा को उड़ा कर ना ले जाए, ठीक है। अगर मृदा को उड़ा कर ले जाएगा तो बहुत सारा चीज़ वहाँ नष्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, इसीलिए कतार में लगाया जाता है। यहाँ देखिए आप, ठीक है, यहाँ क्या है, कतार में एक लाइन लगाया गया है किसका, पेड़ का, इसी को कहते हैं रक्षक मेखला, ठीक है। तो आप समझ गए रक्षक मेखला। देखिए समोच्च रेखीय रोधिकाएँ क्या है, समोच्च रेखीय रेदिका है, समोच्च रेखीय रेखाओं पर जो रोधिकाएँ है यानी रोकने का काम करती है, ठीक है। जैसे पत्थर, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाई बनाई जाती है। क्या बनाया जाता है, खाई बनाई जाती है, जैसे ये हमारा खेत है, ठीक है। और क्या करेंगे हम लोग, समोच्च रेखाएँ जो है रोधिका बनाने के लिए या पत्थर का उपयोग करेंगे या घास या मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिका के सामने क्या करते हैं, जल एकत्रित करने के लिए खाई बनाई जाती है। जैसे यहाँ पे एक हम खाई बना देंगे और पूरा जल इसी में एकत्रित हो जाएगा, ठीक है, पूरा जल एकत्रित हो जाएगा, ठीक है। अब कृषि के काम होगा तो इसमें से जल हम बाहर भी दे सकते हैं, ठीक, तो इसी को क्या कहते हैं, जल को रोकना। यहाँ आपको यह समझाया गया है, ठीक है। चट्टान बांध क्या है, देखिए चट्टान बांध एक तरह से जल को प्रवाह को कम करना है, ठीक है, जल को एक तरह से आप आम चल के भाषा में बोल सकते हैं कि जल को रोकना, ठीक है। जल को रोकना भी क्या कहलाता है, इसके कारण देख लीजिए क्यों रोका जाता है, ठीक है। नालियों की रक्षा करते हैं, मृदा की क्षति को रोकते हैं। यानी सबसे बड़ी बात यहाँ है कि चट्टान जो बनाई जाती है, चट्टान की जो बांध बनाई जाती है, ठीक है, वो पानी को रोकने का नहीं बल्कि मृदा को क्षति ना पहुँचे इसलिए रोक ली जाती है, ठीक है, और मृदा हमारा बरकरार रहे, ठीक है, यानी पानी के बहाव से वो चला ना जाए दूसरी जगह। बीज की फसल उगाना, ठीक है, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए, यानी वर्षा के समय मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर विभिन्न फसल एकांतर कतराओं में लगाई जाती है। यानी आप देखिएगा कि अलग अलग समय मौसम में अलग अलग चीज़ उगाई जाती है। जैसे वर्षा के समय मोटे फसल उगाए जाते हैं जो पानी और उर्वरता को रोक सके, ठीक है, और उसी शुष्क सा ये क्या बोलते हैं उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र में जाइएगा तो बहुत बड़ा बड़ा पेड़ होगा बारिश की वजह से, ठीक है, और वहाँ का पत्ता भी बहुत बड़ा बड़ा होगा। तो हर क्लाइमेट के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे एक टिप्पणी है, वर्ष 1975 में क्या करें, मानव उपयोग के लिए जल की खपत बताया गया, ठीक है, 3850 घन किलोमीटर वर्ष की, जो 2000 में क्या है बढ़कर 6000 घन किलोमीटर हो गई है। इस पर हमें ध्यान देना होगा। देखिए ये जल क्या है, ठीक है, जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। जल क्या है, एक नवीकरणीय महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। भूपृष्ठ का 3/4 क्या है, भाग जो है जल से ढका हुआ है, इसीलिए इसे जल ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए क्या कहते हैं, जल ग्रह। जल ग्रह को हम लोग आमतौर के बाद नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह, ठीक है, नीला ग्रह कहते हैं। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन जो बना हुआ था, जीवन जो प्रारंभ हुआ था महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। कहाँ हुआ था, महासागरों में ही। यद्यपि आज भी अगर महासागर देखा जाए पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए, महासागर कितने ढके हुए, 2/3 भागों के ढके हुए। और अवधि प्रकार के क्या है, पेड़ पौधे जंतु भी क्या करते हैं, मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है, यानी ये खारा है, हम पी नहीं सकते हैं।
और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी ये मानव के लिए महासागर का जल नहीं है। ठीक है। अलवण जल केवल 2.7% ही है। अलवण जिसे हम पी सकते हैं, जिसे हम अपनी निजी जीवन में ला सकते हैं, वो मात्र कितना है, 2.7 ही है। ठीक है। इसका लगभग 70% भाग जो है बर्फ में ढका हुआ है। चादर और हिमनियों के रूप में अंटार्कटिक महासागर, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में क्या है, ये पाए जाते हैं। यानी कहीं बर्फ़ बना हुआ है तो कहीं बर्फ़ की नदियाँ है, तो कहीं चट्टान बन गया है, तो कहीं पर्वत बन गया है। ठीक है। ये 70% को लेकर रखे हुआ है। ठीक है। एक टपकता नलक 1 वर्ष में इतना मीटर क्या है, जल व्यर्थ करता है। अपनी स्थिति के कारण मनुष्य की जो पहुंच के बाहर है, वो केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है। ठीक है। अलवण जल 1% उपलब्ध है। वह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। वह भौम जल नदियों और झीलों में पृष्ठ जल के रूप में वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। यानी जल वाष्प अगर ना हो तो मानव के लिए जल एक खतरा भी बन सकते हैं, जल ही नहीं रहेगा तब। ठीक है। ये देखिए एक आपको चार्ट में बताया गया है। ठीक है। ये आपको चार्ट में बताया गया कि कितना जल एक व्यक्ति भारतीय नागरिक एक दिन में 150 लीटर जल को खपत करता है। ठीक है। कितना, 150 लीटर। सोच लीजिए जनसंख्या 140 करोड़ है, कितना होगा एक दिन का। ठीक है। इसीलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। अलवणीय जल क्या है, महत्वपूर्ण मूल्यवान है। पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता। पृथ्वी क्या है, जल बढ़ाया जा ही नहीं सकता। जल अपने से बनता थोड़ी कि हम बढ़ा देंगे। ठीक है। और ना घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है, इसकी प्रचुरता में वृद्धि प्रतीत होती है। ठीक है। क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षा और वाह की प्रक्रिया द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा नियंत्रण गतिशील है। ठीक है। यानी ये वाष्प बन के उड़ते हैं और बादल बनते हैं, बादल बन के संघन होते हैं, संघन होकर ये बरसने लगते हैं। ये प्रक्रिया हमेशा चलती और बढ़ती रहती है, नहीं बढ़ेगा पानी और नहीं घटेगा, ये प्रक्रिया चलते रहेगी। ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। इसी को हम लोग जल चक्र कहते हैं। मनुष्य है, जल की बड़ी मात्रा का उपयोग केवल पीने और धुलाई में ही करता है, वरना उत्पादन क्या है, प्रक्रिया में भी शामिल है। जल कृषि, उद्योग तथा बांधों के जलवाष्प माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी उपयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अवलनीय जल की आपूर्ति की कमी मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या है। इस सब का कारण क्या है, जनसंख्या है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए सब चीज़ नियंत्रण हो जाएगा। भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नवीकरण और बेहतर जीवन स्तर है। यानी हम जो भी कुछ करेंगे उसमें जल की खपत होगा ही होगा। ठीक है। इसलिए हमें सब समस्याओं पर ध्यान देना होगा। देखिए जल उपलब्धता की सीमाएँ, जल उपलब्धता की सीमाएँ क्या हैं, मेरा सीमाएँ का सॉरी समस्याएँ क्या है, जल उपलब्धता की समस्याएँ क्या है। विश्व के कई प्रदेशों में जल की जो कमी है, ठीक है, हर जगह जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, ठीक है, दक्षिण एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग जो है, ये सब क्या है, जल से ग्रस्त है। यानी वहाँ जल की कमियाँ देखी गई है। ठीक है। उत्तर पश्चिम मेक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अवलनीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ठीक है। वहाँ पीने योग्य पानी नहीं है। यह ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहाँ अक्सर सूखा पड़ता है। ठीक है। उनमें जल जो है, जल भाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का क्या है, अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोग और जल स्रोत के क्या बोलते हैं, संदूष के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। तो हम लोग इसे, कहीं जल नहीं है तो कहीं जल है, इससे हमें रोकना होगा। ठीक है। जल संसाधनों का संरक्षण, यानी जल को हम लोग सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। आज के विश्व में शुद्ध तथा प्राप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। ठीक। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग नवीकरणीय संसाधन या अथवा बहुत सारे चीज़ों के सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है। देखिए अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुरूप बना देते हैं। अशोधित या आंशिक रूप से क्या कहते हैं, वाषित मल, कृषि रसायनों या विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिर्शास्त्रों के जल के क्या है, प्रमुख संदूष है। इनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं
पीरकरनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। ठीक है, बहुत सारे जो जल बचे उससे प्रदूषित भी हो गया है। ठीक है, इनमें से अधिकांश रसायन अजैव प्रदूषण कर देते हैं। ठीक है, नवीकरणीय होने के कारण जल का द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाता है और उससे क्या होता है, प्रदूषण को जल निकाय छोड़ने से पूरा बाह्य स्रोतों का उपयोग विधि से संबंधित करके जल को क्या करते हैं, ये लोग नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, यानी अब उस जल को बनाया जाएगा। ठीक है, यानी फिल्टर कर दिया जाएगा। ठीक, वन और वन्य वनस्पति वरण धरातलीय जो है प्रवाह को मंद करते हैं। यह भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल को संग्रह पृष्ठ प्रवाह को बचाने के लिए दूसरी विधि है। ठीक है, पहला विधि हमने बता दिया था कि जल गंदी हो गया उसे शोधित करके विधि से प्रदूषण नियंत्रण किया जा सकता है। लेकिन दूसरी विधि कह रहा है कि जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना होगा। यानी नहरों को क्या करना है, ठीक से पक्का करना होगा। और रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र के स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना होगा। यानी इस तरह से आपको सिंचाई करना होगा, आप सीधे पानी नहीं छोड़ना होगा। ठीक है, अधिक प्रभाव विधि है वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपन विधि बहुत उपयोगी होता है। सिंचाई की इन विधियों की अपनाकर बहुमूल्य जल क्या कहते हैं, आप बचा सकते हैं। ठीक है, ये तो जल बचाने के लिए था। कह रहे प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, यानी प्राकृतिक और वनस्पति और वन्य जीवन। ठीक है, इस चीज़ का आप पढ़ेंगे वाला खंड को कि आप क्या जानते हैं। ठीक है, देखिए स्कूल के जो बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में क्या है घूमने जाते हैं, जैसे आप हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूमने जाते हैं ना, प्रदर्शनी की वस्तु देश के भिन्न भिन्न भागों में एकत्रित की गई थी। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्सव से कहा, यह क्या सुंदर हैंडबैग है। उसका टीचर ने कहा कि यह जूट से बना है। किससे? जूट से बना है। किससे? ये जूट, एक जूट एक क्या है, फसल है। ठीक है, तो क्या आप उन कटोरियों, दीप, छात्रों और कुर्सियों को देखते हैं, वे बेंत और बांस की बनी है। किससे? बेंत और बांस से बनी है। ठीक है, भारत की पूर्वी, ठीक है, भारत की पूर्वी और उत्तर पूर्वी अर्ध प्रदेशों में बांस प्रचुरता में पाया जाता है। ठीक, बहुत अधिक मात्रा में। जैसी रेशमी स्पर देखकर उत्साहित थी, यह खूबसूरत स्पर क्या है देखो। टीचर ने उसके कहा कि यह रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है। रेशम जो है, रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है जो शहदूत के पेड़ों पर पले जाते हैं। बच्चे समझ गए कि ये पौधे हमें अनेक विभिन्न प्रदान करते हैं जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में कर सकते हैं। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल और जल मंडल वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरित क्षेत्र में है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, जैव मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव मंडल भी कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि सभी जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर क्या है, परस्पर संबंधित है, निर्भर रहता है। इस जीवन आधारित तंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, पारित तंत्र। इससे पहले संसाधन में हम बताते हैं कि हम लोग क्या एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन। वनस्पति और वन्य बहुमूल्य जीवन क्या है, एक संसाधन है। ठीक, पौधे हमें इमारत, लकड़ी और देते हैं, प्राणी आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं जिसे हम सांस लेते हैं, फसल को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं। ठीक है, और रक्षक मेखला के रूप में क्या है, कार्य करते हैं। ये सब जानते हुए भी हम लोग क्या करते हैं, एक मिट्टी को और एक संसाधन को नष्ट करने में लगे हुए हैं। ठीक है, जैसे औषधि पौधे गोंद, तेल, तारपीन और कागज़ प्रदान करते हैं। ये सब क्या एक पेड़ से ही मिलता है, लैटेक्स तारपीन। ठीक है, जो आपके अध्ययन के लिए क्या है अत्यधिक आवश्यक है। पौधे के असंख्य उपयोग है, इनमें आप कुछ जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, देखिए पक्षी, कीट एवं जलीय जीव रूप आते हैं। इनमें से हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है।
कीट जैसे मधुमक्खियाँ हमें शहद भी देती है, ठीक है। फूलों के परागण में हमें मदद करती है और पारितंत्र में अपघटक के रूप में क्या करती है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये सब देखिए कितना अच्छा है और कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। पक्षी, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, ये सब हम लोग एक दूसरे पर क्या आश्रित हैं, क्या है, एक दूसरे पर आश्रित भी है, ठीक है। कीटों पर निर्भर और अपघटकों के रूप में कार्य करते हैं। गिद्ध मृत शरीर जीवों को खाते हैं, ठीक है, जीव जंतुओं को क्या करते हैं, खाते हैं, ठीक है। ये आप अपजनक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है, ठीक है। इसीलिए प्राणी चाहे बड़े हो अथवा छोटे, सभी परितंत्र के संतुलन में बनाए रखने के लिए अनिवार्य रूप से शामिल है, ठीक है। देखिए प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, कह रहे कि वनस्पति जो है, ठीक है, वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से क्या है, तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है, यानी वहाँ के तापमान और वहाँ के नमी पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को चारों वर्गों में रखा जा सकता है। वन हो गया, घास हो गया, स्थल हो गया, गुल्म और ढूंढरा हो गया। ये सब क्या है, एक तापमान पे आधारित है। भारी वर्षा वाले क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो विशाल वृक्ष उग सकते हैं, बहुत बड़े बड़े, जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे क्या है, वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम हो जाती है, ठीक है। यानी जहाँ वर्षा कम होगी, जहाँ नमी कम होगा, वहाँ के वृक्ष बहुत कम छोटे छोटे पत्ते वाले होंगे, ठीक है। सामान्य वर्षा जो है, सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में अगर छोटे से आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, ठीक है। ये हम आपको कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में काठी, झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधे की जड़ें गहरी होती हैं। वाष्पोत्सर्जन से क्या होता है, होने वाली आर्द्रता को, ये हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और क्या होती है, मोमी तरह वाली होती है। शीत ध्रुव में प्रदेशी की टुंड्रा वनस्पति मॉन्स और लाइकेन सम्मिलित है। ये सब क्या है, एक पेड़ पौधा है जो छोटे छोटे पत्तियों वाले होते हैं, ठीक है। यानी पिछले 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे, इस समय उससे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वन और विशाल क्षेत्र वृक्ष काट दिए गए हैं। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है, ठीक है। अब हम पेड़ पौधे की कैसे सुरक्षा कर सकते हैं, ठीक है। वह हमारी संपदा और पेड़ पौधे जो है, जीव जंतु है, जो आश्रय प्रदान करते हैं। साथ ही पारितंत्र को भी, तो यहाँ पे जो सुरक्षित जलवायु है, परिवर्तन है, मानव हस्तक्षेप के कारण जो पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं, जो जीव जंतु के आश्रय खत्म हो रहे हैं, ये सब क्या है, पर एक हम असुरक्षित उड़ जा रहे हैं, संकटपन में जा रहे हैं, ठीक है। कुछ लुप्त भी हो गए हैं, ठीक है। कुछ पेड़ पौधे भी लुप्त हो गए, प्रजातियाँ भी लुप्त हो गए। ये सब क्या है, एक लुप्ति कगार पे है, बहुत सारे लुप्त होने के कगार पे हैं। ये सब क्या है, एक शिकार की वजह से हो रहा है, क्या है, शिकार की वजह से। तेजी से कम क्या है, तेजी से कमी आई है। पशु जैसे खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखे के साथ ये सब क्या है, एक विलुप्त हो रहा है, सबके शिकार हो रहा है, ठीक है। गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनधिक शिकार किया गया है। इनमें से कुछ जो चीता है, शेर है, हाथी है, ब्लैक मगरमच्छ है, दरियाई है, घोड़ा है, इस सब को क्या किया गया है, एक शिकारी के रूप में बनाया गया है। और ये सब की प्रजातियाँ संकट में है, कुछ की तो प्रजातियाँ खत्म भी हो गई हैं, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल नीचे हमारी प्रकृति वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। सक्रिय घाटियों के जो झीलें हैं और अर्धभूमि का संरक्षण जो है, मूल्य संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। ये सब क्या है, धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, ठीक है। देखिए यदि हम प्रजातियों की अगर बात करें, ठीक है, प्रजातियों की समीक्षा संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में क्या है, संतुलन बनाए रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों की प्राकृतिक वासों से उथल पुथल कर दिए हैं, जिसके पक्षियों को और जीवन जंतु को अंधाधुंध क्या है, शिकार कारण से विलुप्त हो गए हैं। ये सब क्या है, विलुप्त होने के आगार पर
ये सब आ गए हैं। ठीक है, इसी को रोकने के लिए, ठीक है, इसी के रोकने के लिए, ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय क्या बनाई गई, एक परिपाटी बनाई गई जिसे कहते हैं CITES, CITES, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्स स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फॉन एंड फ्लोरा, एक संस्था है, ठीक है, स्थापना की गई जिसमें प्राणियों और पक्षियों का अनेक जातियों की सूची तैयार की गई जो विलुप्त होने की कगार पर, उस पर रोक लगा दी गई। ठीक है, जो भी उसको मारेगा काटेगा उसे रोक लिया जाएगा। ठीक है, ये आपका जय निश्चय है, इस सब का आप खंड को एक बार ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अभ्यास में निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला कार्य है मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो का जलवायु कारक कौन से है? तब वर्षा और तापमान। ठीक है, दूसरा भूमि निमीकरण के कोई दो कारण बताइए। तो भूमि निमीकरण को हमें एक तरह से मेखला रक्षक मेखला भी बनाना होगा, वेदिकाएँ बनाना होगा। ठीक है, इस बहुत सारे तमाम चीज़ों को करना होगा जिससे भूमि को रक्षक किया जा सकता है। भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों बनाया जाता है? देखिए, भूमि पर हम लोग कृषि, जल को संचित करते हैं, पेड़ पौधा और आवास के निर्माण में लगाते हैं, इसलिए भूमि को हम लोग महत्वपूर्ण बना दिए, महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, किन्हीं दो सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किए। जो अभी हमने बताया है कि क्या है, CITES का जो निर्माण किया गया है, ये क्या है, एक जीव जंतु के लिए बचाने के लिए संगठन बनाए गए हैं। ठीक है, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि वन को सुरक्षा भी एक तरह से प्रदान है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा का नहीं है? तो इसमें से मृदा का कारक नहीं है, तो ये मृदा का निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का नहीं है? तो मृदा का गठन नहीं है। जैव पदार्थ भी है शामिल, इसमें ये नहीं होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तब वेदिकाएँ हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? तब बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता ना हो। जल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए। खरीदारी के बाद पैक को नष्ट कर देना, ये गलत है, ये नहीं होगा। ठीक है, ये तो दोनों हो सही है लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है, भूमि उपयोग यानी मिलान करने के लिए भूमि उपयोग, तो ये हो जाएगा आपका भूमि का उत्पादनकारी उपयोग। हुमस क्या होगा? हुमस जो है ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ का उगना। चट्टान बांध यानी मृदा अपरदन को रोकना। ठीक है, जैव मंडल स्थला मृदा के वायुमंडल के लिए, तो ये आपका, ठीक है, एक चैप्टर आपका निम्नलिखित कथनों में से सत्य असत्य पर ला गई। भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान जो अत्यधिक आबाद वाला क्षेत्र है, सही है, ट्रू होगा आपका। ठीक है, भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है, ये भी बात सही है। तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाया जाता है जिससे बीज की फसल उगा सकते, ये भी आपका क्या है, सही है। ठीक है, मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन आतंत्रिक को व्यवस्थित रख सकते हैं, नहीं, ये सरासर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।